वेलकम टू फ्यूचर जोन अकेडमी। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का जो पार्ट चल रहा था हमारा, उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आप अगर नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे से 10 रुपीज़ 8755084148 पर पे करें। मैं आपको नोट्स व्हाट्सअप या फेसबुक या किसी भी मैसेंजर के द्वारा भेज दूंगा। ओके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप है ना मेरे चैनल को फ्यूचर जोन अकेडमी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा आत्मविश्वास बढ़े और मैं आपको है ना अच्छी से अच्छी वीडियो बना के शो करूं। आज हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की ओर। हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है ठोसों में अपूर्णताएं। दोस्तों मैं बताऊं आप लोगों को, इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे यहीं पर हैं और जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं वो अक्सर का टॉपिक यही है। अब देखते हैं कि करके ठोसों में अपूर्णताएं। तो ठोसों में अपूर्णताएं क्या होती हैं? मान लो हमारे पास एक कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल की एक नियमित व्यवस्था है, उसके जो है ना परमाणु एक सीधी रेखा में है या फिर एक निश्चित क्रम में है। तो अगर उसका कोई अणु या बिंदु एक अपनी निश्चित व्यवस्था से अलग हो जाता है यानी हट जाता है, तो जो उसमें अनियमितताएं आती हैं या फिर अव्यवस्था उत्पन्न होती है, उसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? अपूर्णताएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपूर्णताएं। या फिर हम एक बार रिपीट कर सकते हैं। रिपीट में देखो, आप लोग ध्यान दो। अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल है और उसका कोई सही क्रम था और उस क्रम से है ना कोई कण पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग होने के बाद जो अपूर्णता उत्पन्न होगी उसे हम ठोसों में पूर्णताएं कहते हैं और इसको क्रिस्टल का दोष भी कहते हैं। यानी क्या बोलते हैं? क्रिस्टल दोष। अब क्रिस्टल दोष देखते हैं तो क्रिस्टल दोष दो प्रकार का होता है, एक तो बिंदु दोष, एक रेखीय दोष। बिंदु दोष क्या होता है मैंने भी बताया आपको। इसमें क्या होता है? बिंदु दोष में हमारे पास एक जो व्यवस्था होती है उसमें कोई बिंदु अलग हो जाता है तो हमारे पास है ना उसे हम बिंदु दोष बोलते हैं, यानी आदर्श व्यवस्था से हट जाते हैं। एक बार परिभाषा बोलकर बता देता हूँ। किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में से किसी बिंदु के चारों ओर आदर्श व्यवस्था से उत्पन्न विचलन बिंदु दोष कहलाता है। यानी जो हमारे पास आदर्श व्यवस्था थी, अगर उससे कोई भी है ना बिंदु अनियमितता प्रदर्शित करता है, आदर्श विचलन से विचलित हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बिंदु दोष बोलते हैं। अब बात करते हैं रेखीय दोष की। रेखीय दोष में क्या होता है? अगर हमारे पास कोई एक रेखा है, क्रिस्टल की एक रेखीय व्यवस्था है और उससे कोई बिंदु अलग हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेखीय दोष। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में है ना रेखीय दोष के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, हमें बिंदु दोष पर ज़्यादातर प्रकाश डालना है। तो हम बिंदु दोष की ओर चलते हैं। अब बिंदु दोष देखते हैं आगे क्या है। बिंदु दोष तीन प्रकार का होता है: स्टैक्योमेट्रिक दोष, असुद्धता दोष, नॉन स्टैक्योमेट्रिक दोष। एक एक करके हम तीनों के बारे में देखते हैं। तो जो पहला है आपका वो है स्टैक्योमेट्रिक दोष। पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टैक्योमेट्री होता क्या है। मान लो हमारे पास NaCl है, Na कितने? एक, Cl कितने? एक, तो 1:1। ये आपका क्या है? स्टैक्योमेट्रिक है। ये क्या है? आपका स्टैक्योमेट्रिक है। और इसमें हमारे पास क्या होता है? अगर इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, 1:1 में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है यानी इनके अनुपात में कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैक्योमेट्रिक दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? स्टैक्योमेट्रिक दोष। आगे चलते हैं। ये दो प्रकार से होता है, एक तो रिक्ति दोष के कारण, एक अंतराकाशी दोष के कारण। तो हम दोनों को देखते हैं एक बार। तो रिक्ति दोष क्या होता है आपका? जब हम किसी क्रिस्टल को गर्म करते हैं, जब हम किसी क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो उसके जो बिंदु होते हैं या फिर कण होते हैं वो वाष्पित हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, तो जिसके कारण वहां पर स्थान शेष रह जाता है, रिक्त हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिक्त दोष बोलते हैं। और इसमें हमेशा घनत्व क्या होता है? कम होता है। एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल है और हम क्रिस्टल को गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है? उसमें से अणु या आयन इवेपोरेट वाष्पित हो जाते हैं, जिसके कारण वहां पर स्थान रिक्त रह जाता है और जिसे हम क्या बोलते हैं? रिक्ति दोष। इसमें हमेशा घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं अंतराकाशी दोष में। अंतराकाशी दोष में क्या होता है? अगर मान लो हमारे पास एक क्रिस्टल है और क्रिस्टल के जो परमाणु, जो आयन या फिर अणु हमारे पास व्यवस्थित हैं, तो उसका एक अणु अपने क्रिस्टल से हटकर, यानी जो व्यवस्था थी उससे हटकर उसके दूसरे स्थान में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं हम अंतराकाशी दोष, यानी अंतराकाश में चला जाता है। अगर हमारे पास ये दो परमाणु है, इनके बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं हम अंतराकाश। अगर एक परमाणु यहाँ से हटकर यहाँ पर पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं हम अंतराकाशी दोष। ओके, याद रखना इसमें भी है ना घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि परमाणु बाहर से भी आ सकता है और यहाँ से भी जाता है, और जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ का आप देखो भीड़ बढ़ जाएगी नहीं। मैं आपको बता देता हूँ घनत्व को हम भीड़ से
भीड़ से मान लेते हैं, जितनी भीड़ ज़्यादा होगी उतना घनत्व ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर भी जब परमाणु यहाँ से हटकर यहाँ पर जाएगा तो घनत्व ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, एक बात याद रखना, इसमें द्रव्यमान कम होता है। अगर कोई पूछ लेता आपको द्रव्यमान इसमें क्या होगा, कम होगा, इसमें आपका क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि परमाणु बाहर से आ रहा है। तो बाहर से जब आएगा तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। आयनिक यौगिकों में दोष, आपको बता दूं, ये जो हमारे पास रिक्ति दोष और अंतराकाशी दोष, दोनों दोष है ना, आयनिक यौगिकों में फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष के नाम से जाने जाते हैं। एक एक करके देखते हैं दोनों को। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी मैंने बताया आपको, आयनिक यौगिकों में जो रिक्ति दोष और अंतराकाशी दोष होते हैं, ये फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष के नाम से जाने जाते हैं। तो हम एक एक करके लेते हैं। पहले हम देखते हैं फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष क्या होता है? फ्रैंकल दोष क्या होते हैं? इसमें जब हमारे पास है ना परमाणु की व्यवस्था होती है और कोई है ना एक या धनायन या ऋणायन बाहर से आकर इसके अंतराकाश में सेटल हो जाता है। कहाँ पर सेटल हो जाता है? अंतराकाश में सेटल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्रैंकल दोष। याद रखना, फ्रैंकल दोष की सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें है ना बाहर से नहीं आया ना था और पास से या फिर बाहर से भी, ये ऐसे मान के चलो आप लोग, जो अणु आयन बाहर से आएंगे वे भी घनत्व को बराबर अनुपात में बढ़ाएंगे। या फिर आपको बताओ, अगर कोई यहाँ से हटकर यहाँ पर पहुँच जाए तो हमारे पास है ना, तो भी आपका घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। याद रखना, अगर टोटल घनत्व की बात करी जाए फ्रैंकल में, तो वो आपका अपरिवर्तित रहता है। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, अगर परमाणु का इधर से इधर जाएगा तो आपका घनत्व नहीं बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु का टोटल तो देखेंगे घनत्व नहीं बढ़ेगा। अगर हम मेरा इस विशेष स्थान का देखेंगे तो आपका घनत्व बढ़ जाएगा। तो एक बार हम आगे चलते हैं इसके बारे में, फ्रैंकल दोष के बारे में। इसको हम अंतराकाशी दोष भी कह सकते हैं, क्योंकि है ना स्टोइकियोमेट्रिक दोष, रिक्ति दोष और अंतराकाशी दोष थे, ये है ना सभी में पाए जाते हैं। लेकिन आयनिक यौगिकों में ये है ना क्या बोलता है, फ्रैंकल दोष, ये आपका क्या बोलता है, शॉर्टकी दोष। तो फ्रैंकल दोष का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, आप ध्यान दें एग्जाम्पल पे। इसका एग्जाम्पल जिंक ब्लेंडी में होता है, AgCl में होता है, AgBr में होता है, और आपका AgI में भी होता है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके फ्रैंकल दोष के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं एक बार शॉर्टकी दोष की। मैंने जैसे कि आपको बताया, रिक्ति दोष और शॉर्टकी दोष दोनों एकदम एक समान है। तो हम क्या कहेंगे, जब हमारे पास कोई क्रिस्टल होगा और हम उसको है ना गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद उसमें से एक प्लस का और एक माइनस का दोनों एक समान रूप से गायब हो जाते हैं, यानी उड़ जाते हैं या फिर इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इसलिए उसकी जगह क्या रह जाता है, स्थान रह जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्ति, क्या बोलते हैं, इसलिए उसको रिक्ति दोष भी कहते हैं। तो जो दोष आपका उत्पन्न हुआ आयनिक यौगिक में, उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकी दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, शॉर्टकी दोष। अगर बात घनत्व की करी जाए तो इसमें घनत्व आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें घनत्व आपका कम हो जाएगा। याद रखना, इसमें घनत्व आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसके एग्जाम्पल आपके कौन कौन से होंगे, तो आपका NaCl हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा KCl हो जाएगा, तीसरा आपका CSCl हो जाएगा, AgBr भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। एक ऑप्शन में बार बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि है ना, एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों दोष प्रदर्शित करता हो। तो वो आपका एग्जाम्पल है AgBr। क्या है आपका एग्जाम्पल, वो AgBr। तो आप लोग याद रखें, वो आपका एग्जाम्पल क्या होगा, AgBr होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। तो जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है अशुद्धता दोष। क्या हेडिंग हमारी, अशुद्धता दोष। क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है कि 3 प्रकार के दोष होते हैं, एक तो स्टोइकियोमेट्रिक दोष, एक अशुद्धता दोष, एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। पहले हम अशुद्धता दोष की ओर बढ़ते हैं। अशुद्धता दोष क्या है, देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक मतलब है ना, हमारे पास शुद्ध यौगिक है और अगर हम उसके साथ है ना कुछ भी अपमिश्रण करें, अपमिश्रण का मतलब है कुछ भी बाहर से के अंदर मिलावट करें, तो मिलावट होने के बाद जो आपका हो जाएगा उसको बोलते हैं हम अपमिश्रण। या फिर आप शुद्ध पदार्थ में कुछ भी अशुद्धि के रूप में मिला दें, तो ये जो प्रक्रिया होगी हो गया आपकी अपमिश्रण, जिसको इंग्लिश में डोपिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, डोपिंग। बाह्य शुद्धि मिलाने की प्रक्रिया आपकी डोपिंग कहलाती है। और डोपिंग ज्यादातर अर्धचालकों में की जाती है। किस में की जाती है, अर्धचालकों में। बेसिकली ये इसलिए की जाती है ताकि अर्धचालक की चालकता बढ़ जाए।
ओके, आगे चलते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट था हमारा वो क्या था, नॉन स्टैइकोमेट्रिक दोष। एक बार मैं है ना डोपिंग के बारे में और बता दूं आपको। अगर मान लो हमारे पास अर्धचालक है, वैसे इसी पार्ट में नेक्स्ट पॉइंट है, हम वहां पर भी डिस्कस करेंगे। अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं उनकी चालकता मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा, तो उनकी चालकता क्या होती है, कम होती है। किनकी, अर्धचालक। कम कैसे होती है, चालक से कम होगी और अचालक से ज्यादा होगी। इससे तो ज्यादा, इससे क्या होगी, कम होगी। तो अर्धचालक की चालकता अगर हम चालक के समान करना चाहें तो उसमें मैंने डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग के कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है, और बढ़ने के कारण है ना हम इसको एक चालक की जगह यूज कर लेते हैं। ओके, बाद में डिस्कस करेंगे, चैप्टर के लास्ट में भी आएंगे। अब हम आगे चलते हैं नॉन स्टैइकोमेट्रिक दोष की तरफ। आप यहाँ पर ध्यान दो, नॉन स्टैइकोमेट्रिक। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था कि नो NaCl, Na और Cl का अनुपात कितना था, 1:1। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो आपका, ये आपका स्टैइकोमेट्रिक है। क्या है ये आपका, स्टैइकोमेट्रिक। ओके, स्टैइकोमेट्रिक समझ में आया कि नहीं। अगर इसमें कुछ भी परिवर्तन होता है, इसको यहाँ पर कह सकता हूँ मैं 100% NaCl है और 100% आपका क्या है, Cl है, और टोटल मटेरियल आपका कितना है, 200%। ओके, तो अगर इनमें कुछ परिवर्तन हो जाए तो आपका नॉन स्टैइकोमेट्रिक दोष हो जाएगा। इसमें एक तो धातु अधिक्य दोष होता है, इसमें एक धातु न्यूनता दोष होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूँ FeO, Fe हमारे पास कितना है, 100%, और O भी हमारे पास कितना है, 100%। तो अगर मैं है ना यहाँ पर क्या करूँ, Fe 98% कर दूँ और O 100% रहने दूँ, तो इसमें आपका क्या हुआ, धातु कम हो गई, तो इसका मतलब धातु न्यूनता दोष हुआ। अगर मैं कर दूँ Fe 101 और O 100% कर दूँ, तो उसमें क्या होगा, आपका धातु अधिक्य दोष होगा। तो बेसिकली इन दोषों के कारण ना पदार्थ के रंग बदल जाते हैं। याद रखना, इन दोषों के कारण क्या होता है, पदार्थ के रंग बदल जाते हैं। अभी मैं उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा कि वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे पास है ना बहुत महत्व रखते हैं, बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार हम है ना नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं, एफ केंद्र। याद रखना, एफ केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड के लिए। ये तब उत्पन्न होता है जब हमारे पास धातु अधिक्य धातु न्यूनता होता है, दोनों के कारण ये उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण रंग बदल जाता है। एक बार मैं इसकी परिभाषा बता देता हूँ आपको, एफ केंद्र होता क्या है। तो एफ केंद्र देखते हैं। एफ केंद्र क्या होता है आपका, याद रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा, जो आपके इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं उनके द्वारा ऋणायन रिक्ति को भर देना। याद रखना, जो आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसके कारण ऋणायन रिक्ति को भर जाना एफ केंद्र कहलाता है। ओके, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ये ऋणायन रिक्ति है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाए तो आपका एफ केंद्र बन जाता है। और एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल है ना रंग प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, रंग प्रदर्शित कर देता है। और याद रखना, आप क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं बोर्ड में, मैं क्वेश्चन ये डिस्कस करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है पेपर में कि जब NaCl के क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो उसका रंग पीला हो जाता है, क्यों। तो आपका आंसर होगा एफ केंद्र बनने के कारण। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, KCl को जब गर्म करते हैं तो उसका जो रंग है वो आपका कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है, तो क्यों। तो आपका सिंपल सा एग्जांपल, सॉरी सिंपल सा कारण होगा आपका एफ केंद्र बन जाने के कारण। आप कहोगे जब KCl को हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऋणायन की रिक्ति का स्थान घेर लेता है, जिसके कारण एफ केंद्र बन जाता है और वह बैंगनी रंग प्रदर्शित करने लग जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो आपका बनता है वो क्या बनता है, जब आप जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसका रंग पीला पड़ जाता है, क्यों। तो आपका आंसर होता है, जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रिक्ति में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण एफ केंद्र बन जाते हैं और एफ केंद्र बनने के कारण वह पीला रंग प्रदर्शित करने लगता है। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। और इनमें क्वेश्चन ये भी हो जाता है चौथा, LiCl को जब गर्म करते हैं तो उसका रंग गुलाबी बन जाता है। कैसा बन जाता है, गुलाबी। कभी कभी क्वेश्चन में है ना NaCl को गर्म करने पर किस रंग, कौन सा रंग प्रदर्शित होगा, तो आप लोग इनको भी याद रखें क्योंकि ऑप्शन में पूछे जाते हैं, तो बेहतर तरीके से इनको कवर करें। और मैंने आपको बताया कि आप नोट्स जरूर परचेज करें, क्योंकि नोट्स है ना आपकी स्टडी को बेहतर बनाने में प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी विद्युतीय गुण। आप इन गुणों को कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं। विद्युतीय गुण क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। एक तो हमारे पास 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है पदार्थों को। एक तो हमारे पास चालक होगा, एक विद्युतरोधी होगा, एक अर्धचालक होगा। विद्युतरोधी को हम अचालक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अचालक।
तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। चालक, चालक वे पदार्थ होते हैं जो सुचालक हों, जिनके अंदर है ना चालन हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो उष्मा के चालक हों, विद्युत के चालक हों, उन्हें हम चालक बोलते हैं। और इनके बारे में क्या बताऊँ आपको, जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन है वो आप जो इस 12th क्लास में इनकी जो परिभाषा दोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, जिनकी चालकता 10⁴ से लेकर 10⁷ ओम मीटर इनवर्स के मध्य होती है, वे आपके क्या होंगे, चालक होंगे। जैसे कि एग्जांपल आपका Fe होगा, Cu होगा, Ag होगा, सारी धातुएं होंगी, वे सब आपके क्या होंगे, चालक होंगे। परिभाषा देख लो आप लोग एक बार, ये है ना आपकी 12th स्टैंडर्ड की परिभाषा होगी। 10⁴ से लेकर 10⁷ ओम पर मीटर तक की जो चालकताएं प्रदर्शित करेंगी वे आपके क्या होंगे, चालक होंगे। अगर उसके बाद में विद्युत रोधी की बात करूं, जिसकी चालकता 10⁻20 से लेकर 10⁻10 तक होती है, वे आपके क्या होंगे, वे आपके होंगे विद्युत रोधी होंगे, अचालक होंगे। जैसे कि लकड़ी हुई आपकी, रबड़ हुई, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं विद्युत रोधी की। अगर बात करी जाए अर्धचालक की, तो आपका अर्धचालक क्या होगा, जिनकी चालकता 10⁻6 से लेकर 10⁻+4 तक होती है, वो आपके क्या होंगे, सॉरी 10⁻14 तक होती है, वो आपके क्या होंगे, वो होंगे आपके अर्धचालक। अर्धचालक के एग्जाम्पल आपके क्या होंगे, सिलिकॉन हो जाएगा, और भाई क्या होगा, जर्मेनियम हो जाएगा। ये अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो ये परिभाषा आप लोग याद रखें, 12th स्टैंडर्ड के बेस पर दी गई है। तो आगे चलते हैं, अगली हेडिंग आई आपकी ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड क्या होता है, देखो अगर मैं चालक की बात करूं तो चालक के अंदर ये 3 प्रकार के बैंड होते हैं। एक तो हमारे पास संयोजी बैंड होता है, एक हमारे पास ऊर्जा अंतराल होता है, क्या होता है, ऊर्जा अंतराल। एक हमारे पास क्या होता है, चालन बैंड। क्या होता है, चालन बैंड। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तभी है ना वो सुचालक बनेगा। तो हमारे पास ऊर्जा बैंड कितने होते हैं, 3 प्रकार के, चालन बैंड, संयोजी बैंड, एनर्जी गैप, ईजी भी लिख देते हैं इसको, बोर्ड में बहुत बार कॉपी में लिखा आता है, पेपर में लिखा आता है ईजी, तो आप घबराए नहीं, ईजी एनर्जी गैप होता है। एनर्जी गैप को ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं तीनों के बारे में। चालन बैंड, संयोजी बैंड, ऊर्जा अंतराल। तो आपका चालन बैंड क्या होता है, चालन बैंड में आपके चालन इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन, जो आपको सुचालक या फिर पदार्थ को सुचालक या फिर है ना उष्मा का चलन प्रदर्शित कर देते हैं। संयोजी बैंड में आपके संयोजक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और एनर्जी गैप ये आपका विद्युत रोधी पार्ट होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को इधर पहुंचने से रोकने का प्रयास करेगा। तो एक एक करके तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं चालक की बात करूं तो चालक में क्या होता है, चालक में आपका Eg लगभग 0 होता है, यानी इधर से इलेक्ट्रॉन इधर, इधर से इलेक्ट्रॉन, यानी अगर ये आपका चालन बैंड है, ये आपका संयोजी बैंड है, तो ये आर पार आदान प्रदान बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इनकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप देखो इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर पहुंचने में ना के बराबर समय लग रहा है। तो जब ना के बराबर समय लग रहा है तो इसका मतलब ये अच्छे चालक होंगे। अब बात करते हैं अर्धचालक की। अर्धचालक में क्या होता है, इनके बीच का जो गैप होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कैसा थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि है ना वो Eg जो होता है वो 1 के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यानी है ना इधर से इधर इलेक्ट्रॉन पहुंचने में थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो इनकी चालकता जो है ना वो चालक से कम और विद्युत रोधी से क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं विद्युत रोधी की ओर। विद्युत रोधी में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, यानी एनर्जी गैप जो होता है आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इधर से इधर इलेक्ट्रॉन पहुंचने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम सामान्य तौर पर पूरी नहीं कर पाते, इसलिए ये अचालक होते हैं। अगर मैं आपको कहूँ आप लकड़ी में 1000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक अप्लाई कर दो तो आपका जो चालन है वो शुरू हो जाएगा, जिसके कारण आप करंट महसूस करना शुरू कर देंगे। लेकिन 10,000 वोल्ट कौन प्रोवाइड करवा रहा है, यहाँ तो हमारे पास 240 वोल्ट प्रोवाइड करा जाता है। गांव में जो है विद्युत आती है ना आपकी, उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी आती है, 240, तो बहुत कम है, तो इसलिए आपको करंट नहीं लगता है। तो ओके, मैं आपकी नेक्स्ट हेडिंग में अर्धचालक के प्रकार बताऊंगा, और शायद आपका नेक्स्ट हेडिंग में चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप नोट्स जरूर परचेज करें, क्योंकि नोट्स आपकी है ना स्टडी को बेहतर बनाएंगे। और आप है ना फर्स्ट पार्ट वीडियो का देख के सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट लाइक करें। और पार्ट वाइज अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आएगी। और
आपकी स्टडी को बेहतर बनाएगी। जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो आप है ना इस नंबर पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और आप है ना कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो भी आपकी समस्या होगी आप बताएं और कुछ आप सलाह दें, ताकि मैं ना अपने चैनल पे है ना वीडियो अच्छे से बनाने की कोशिश करूं। एडवाइस दें, आपकी एडवाइस को अच्छी लगी तो फॉलो किया जाएगा। ओके, थैंक यू।